हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इससे लास्ट पार्ट में मैं 28 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जिनके मैं 8 पार्ट्स बना चुका हूं, उसको आप बार बार जाके देख लें। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इस वीडियो से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करें, आज थोड़ा मेरे पास समय कम है तो मैंने पूरी कोशिश की गई है कि लास्ट ईयर के जितने बचे हुए क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पर लेकर आऊं। तो देखिए, जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप देखते साल लगा देंगे, कुछ आपको लगेगा कि ये इतने आसान क्वेश्चंस है। जी हाँ, कुछ ऐसे आसान क्वेश्चन है जो पिछले बार भी आए हैं, तो हम सबको कवर करेंगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 1 बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो देखिए, जो बोर मैग्नेटॉन होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक मोमेंटम के। देखिए, मैंने एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम ये सब आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 9.28 इंटू 10⁻24 एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन देख लेते हैं 9.28 इंटू 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और सी में दिया है 9.28 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम है, बट जो इनमें डिफरेंस है इन सब में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 बोर मैग्नेटॉन की जो यूनिट होती है, तो उस अगर हम एम्पियर और मीटर और सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 9.28 इंटू 10⁻24 इंटू पर में नहीं सी इंटू में आएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल्स टू 9.28 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सब एक जैसे हैं, आपको इसकी यूनिट को ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो बोर मैग्नेटॉन होता है इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास म्यू बी इक्वल्स टू EH अपॉन 4πm। ये 1 बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला ऑफ बोर मैग्नेटॉन इज। तो अभी मैंने आपको बताया बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर से देख के आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, EH अपॉन 4πm। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो क्वांटम मैकेनिक्स में पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड भी पूछे जाएंगे, तो आप एक अलग से सीट बनाए और उसमें जितने भी वीडियो लेक्चर में मैंने फॉर्मूलेस लिखवा के हैं वो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखिए, इसमें काफी सारे नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसको भी मैं साथ साथ क्लियर करते हुए चलता हूं। तो देखिए, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन दिया गया है √L+1 और फिर H2π। तो देखिए, जो ये ऑप्शन है ये हमारे किस चीज का फॉर्मूला, ये हमें क्या चीज बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर। ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, आप इसको नोट डाउन करते रहें। जो ऑप्शन बी दिया गया है √S+1 H/2π, ये हमें बताता है स्पिन एंगुलर। स्पिन बताया था, पॉजिटिव स्पिन, हाफ स्पिन, तो ये होता है स्पिन एंगुलर। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है √J+1 फिर H/2, ये हमें बताता है टोटल एंगुलर। क्या बताता है ये, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये डी वाला है जो, ये तो गलत फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, √J+1 फिर बाहर H/2। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वाला। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L=7 देन इट विल हैव एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर हमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दे रखा है 7, कितनी वैल्यू दे रखी है एल की, यहाँ पे 7 वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अभी बताया मैंने टोटल एंगुलर के लिए क्या होती है, जे की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो ऑर्बिटल एंगुलर का फॉर्मूला लिखवा है √L+1 और H/2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, आपको सॉल्व करके फटाफट से बता देता हूँ, फिर ऑप्शन देख लेंगे। L की वैल्यू दी गई है हमें 7 और ऑर्बिटल एंगुलर का फॉर्मूला होता है √L+1, ये अंडर रूट में होता है, फिर होता है H/2π।
तो सिंपल क्या करना है, एल की वैल्यू रख दो यहाँ पे अंडर रूट में 7 और एल प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 और h अपॉन 2 ये अंडर रूट में है, ये नहीं है। उसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 8 और यहाँ पर होगा h अपॉन 2 तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 7 जा 56, तो 56 अंडर रूट में आ जाएगा और h अपॉन 2 ये आ गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस नंबर का है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसका ऑप्शन देखने के लिए। नेक्स्ट पेज में देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 7 h अपॉन 2 सेकंड दिया गया है 42 h अपॉन 2 थर्ड दिया गया है अंडर रूट 7 h अपॉन 2 और फोर्थ दिया गया है अंडर रूट 56 h अपॉन 2 और जो हमारा आंसर निकला था अंडर रूट 56 h अपॉन 2 जब हमने उसके फॉर्मूले में रखा था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन से कुछ में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। और अगर देखिए इसमें मैंने हर तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपको बेसिक आता है तो तब भी आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश मैंने यही की है कि हर एक टॉपिक से कवर करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। तो टोटल एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है नेगेटिव और ऑप्शन डी है इनफिनिट। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब पता होते भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन में जब हम एनर्जी की बात करें तो कैसी होती है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली जो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और साथ ही साथ बता दूं, देखो वीडियोस में व्यूज तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चे चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। द रिडबर्ग कांस्टेंट R इज इक्वल टू। तो देखिए जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो ये कॉन्सेप्ट था हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब भी हमें किसी भी लाइट की वेवलेंथ निकालनी होती थी तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते थे उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट आता था। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए इसलिए काफी बड़ा जो हमारा इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करके आता है, तो यहाँ पर मैं इतने बड़ी इक्वेशन आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, m⁴ एट E0 C h⁴3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो देखिए जो इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं कुछ इस तरीके से होता है, 1/λ जो वेवलेंथ निकलती है, और यहाँ पर क्या होता है लैम्डा के साथ r होता है, और जो यहाँ पर z नंबर होता है z का स्क्वायर, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है ना। तो अब जो ये वाली सारी वैल्यूज है इनमें तो कोई ये सब क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इनको सॉल्व करके इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो हमारे पास क्या क्या चीज बचेगी, r बचेगा, 1/λ बचेगा। तो इसको यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, 1/λ इक्वल्स टू r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ, ये r का डायमेंशन पूछा गया है, रिडबर्ग का डायमेंशन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो वेवलेंथ होगी हमारी, वेवलेंथ किस में होगी, कोई इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ कितने में होगी, मीटर में होगी या माइक्रोमीटर में होगी या नैनोमीटर में होगी, कितने में भी हो सकती है। तो एक तरीके से क्या है, लेंथ है, तो इसमें सिर्फ हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर लेंथ मिल रही है। तो इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो कैसे होगी, r इक्वल्स टू 1/λ है, मतलब 1/L। तो L जब ऊपर जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं L की पावर -1, M यहाँ पर 0 है और T यहाँ पर 0 है, तो ये निकल जाएगी हमारी डायमेंशन। अब देख लो जरा डायमेंशन कौन सी मैच कर रही है इसके साथ। फर्स्ट वाली में तो T की पावर 1 आके कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी में देखो m0, m की पावर 0, L -1 और T 0। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इन m0, L -1, T 0, और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कैसे निकलेगी। तो अगर आपको ये भी याद नहीं होती तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री पार्टिकल ऑफ अ मास m।
ठीक है। इक्वेशन पूछी गई है, अगर कोई पार्टिकल है उसका मास m दिया गया है, कोई पार्टिकल है उसका मास m दिया गया, अगर वो मोशन करता है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी इक्वेशन होती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वेव, ये देखिए साई मतलब क्या होता है यहाँ पर वेव फंक्शन, तो डेल स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन अलोंग विथ एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन 2m/h²। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल ऑफ मास। अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो फ्रीली मोशन कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² ई साई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द वेव फंक्शन साई। तो वेव फंक्शन साई के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप इजीली देख के बता देंगे। आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई थी, 3 प्रॉपर्टी बताई थी वेव फंक्शन की। तो चलिए देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आया है, पूछा गया है तो करना तो है ही हमको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आया हो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने वाला हूं मैं आज। तो पहला ऑप्शन दिया गया है साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि जो साई स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, और ये डेंसिटी बताता है कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट में चलते हैं, इट मस्ट फाइनाइट एवरीवेयर। जी हाँ, अगर हम कहीं पर भी उसकी कोई वैल्यू निकालें, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है कभी ऐसे वेव फंक्शन की तरह चलता है, अब हम किसी भी एरिया में उसकी कोई भी वैल्यू निकाले तो वो एक फाइनाइट वैल्यू हमको गिवन होनी चाहिए। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में चलते, इट नीड नॉट टू बी कंटिन्यू एट बाउंड्री। क्या वो बाउंड्री में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसमें डाउट है। ऑप्शन सी में चलते हैं, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट अ पॉइंट। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा था कि हाँ, अगर हम किसी एक पॉइंट में उसकी एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी उस पॉइंट में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू हो जाएगी तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करने लग जाएगा। तो इसका मतलब ए बी सी तो सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। जी हाँ, गलत क्यों है कि इट नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस एट बाउंड्री। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा बाउंड्री में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेव फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसलिए इसमें पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, द एनर्जीज ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स आर। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी पूछी गई है बॉक्स में कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, बी है कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी है n² π² h²/2ml², ऑप्शन सी है π² h²/2mln², और ऑप्शन सी है nh/2π। तो देखिए जब भी हम एनर्जी निकालते हैं अलग अलग लेवल के लिए, है ना, कि कुछ इस तरीके से समझिए। अब जैसे अलग अलग लेवल होते हैं, अब अलग n की पावर 1, n = 2, n = 3, ऐसे ऐसे करके। अब जब हमारा पार्टिकल जाता है तो किसी के लिए एनर्जी यूं होगी, n जो n स्टेट 1 ग्राउंड स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट के लिए ऐसे होगी, थर्ड स्टेट में कुछ इस तरीके से होगी। तो हर स्टेट में क्या होती है, एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। तो उस एनर्जी लेवल को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n² π² h²/2ml²। ठीक है, n² की वैल्यू रखोगे, पहले n की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा π² h²/2ml। n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 π² h²/2ml। n की वैल्यू 3 रखोगे तो आ जाएगा 9 π² h²/2ml। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स आर। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ये एनर्जी लेवल बताई, n = 1, n = 2, n = 3 में एनर्जी लेवल n = 1 की ये है, n = 2 की ये है, n = 3 की ये है, तीनों की मैंने आपका एनर्जी लेवल बता दी। अब ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से सेटिस्फाई करो कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहला है आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ऑप्शन सी है आर इक्वली स्पेस्ड, ऑप्शन सी है आर कॉन्टिन्यूअस, और ऑप्शन डी है आर सेपरेटेड विच इंक्रीज विथ n²। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, अब जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में समझाया उसको समझो। ठीक है, आप देखो
फर्स्ट में एनर्जी है पाई स्क्वायर H/2ml², सेकंड में 4 से वेरिएशन हो गया, मतलब 3 का गैप आ गया। एन अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, आप ऐसे समझो, N3 को मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 9 पाई स्क्वायर H²/2ml। तो देखो इनके बीच में गैप है 3 का, इनके बीच में गैप है 5 का, तो क्या ये इनके बीच का जो गैप है वो इक्वली स्पेस्ड है? नहीं ना, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर आगे अगर 16 आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ और चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फिर 7 का आ जाएगा, तो ये कोई इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। पहला ऑप्शन ही हमें सेटिस्फाई कर दे रहा है। तभी भी आप अगर सेकंड वाला देखोगे, आर इक्वली स्पेस्ड, कहाँ इक्वली स्पेस्ड है ना। और तो इस तरीके से कंटिन्यूअस भी नहीं है और सेपरेटेड विद द इंक्रीज विद n², तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि n² के साथ सेपरेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर नॉट इक्वली स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक मोशन। अब लीनियर हार्मोनिक मोशन की एनर्जी के बारे में पूछा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो हार्मोनिक मोशन का देखो कॉन्सेप्ट बहुत जगह अलग अलग दिया गया है, बट इसमें है कुछ नहीं, सब बेसिक चीजें। आप ये समझो कि आपने एक स्प्रिंग लगा रखी है और उसमें एक मास लगा रखा है m, पार्टिकल है यहाँ पे मास। तो जब आप इसको फोर्स दोगे, है ना, जैसे पेन के अंदर, रिफिल के अंदर पहले स्प्रिंग आती थी, वही स्प्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये एक आइडियल स्प्रिंग होती है। आप क्या करते हैं, जब मैं इसमें ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्प्रिंग क्या होगी, कुछ इस तरीके से खुल जाएगी, इस तरीके से खुल के यहाँ पर आ जाएगी। तो पहले बॉक्स यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब x डिस्टेंस चल गया। तब इसमें क्या करा था हमने, एक अप्लाइड फोर्स करा। अब जब हमने ऐसे करके खींचा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रीस्टोर हो जाता है। फोर्स रीस्टोर मतलब ये क्या करता है, ये कहता है कि जैसे तुम यहां तक ले जाओगे, जैसे तुम इस फोर्स को छोड़ोगे, ये अपनी स्टेट में वापस आने की कोशिश करता है ना। देखा ना, कभी इस स्प्रिंग को नीचे दबाओ या आगे की तरफ खींचो और जैसे आप छोड़ोगे, जो आप फोर्स लगा रखा है, वापस वो अपनी जगह आएगी। तो वो कैसे आ रही, वो रिस्टोर कर रही है अपनी दोबारा फॉर्म को, तो उसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो वहां यहीं पर, और उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है उसी को कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑप्शन ए दिया गया है आर इक्वली स्पेस्ड, ऑप्शन बी दिया गया है आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ऑप्शन सी दिया गया है आर कांस्टेंट, और ऑप्शन डी दिया गया है हैव अ सेपरेट विथ इंक्रीज विथ n²। तो देखिए, जब हार्मोनिक मोशन बनता है तो इसका एक ग्राफ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरह का पैराबोलिक। कैसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आया है ये क्वेश्चन। तो जब हम इसके एनर्जी लेवल निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे n=1 में, n=2 में, n=3 में। तो जो इसका एनर्जी लेवल निकलता है, अगर हम स्टार्टिंग पहले की बात करें तो इसका निकलता है 1/2 hv। सेकंड का निकलेगा, जो हमारी जितनी भी वैल्यू होगी सिमिलर होगी, मतलब जो गैप होगा बीच में सेम होगा, hv। इसका निकलेगा 5/2 hv। उसके बाद जो ऊपर आएगा वो आएगा 7/2 hv। मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। दोनों के बीच, दो एनर्जी लेवल के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, इक्वल है। अगर हम किसकी बात करें, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस में सेम स्पीड से, है ना। जब हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये जो इन सबके बीच का डिफरेंस है वो लीनियर है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई वेव डालता हूं तो वो किस हिसाब से चलेगी, उसका बिहेव कैसा होगा। तो यहाँ पर से कोई पार्टिकल है तो वो कैसे जाएगा, n=1 के लिए कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ऐसे। अगर मैं n=2 डालूंगा, अब इसकी यहाँ पर एनर्जी 3/2 बढ़ गई तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। फिर n=3 के लिए एनर्जी लेवल और बढ़ गया 5/2, तो कुछ इस तरीके से जाके ऐसे और फिर ऐसे करके निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इसका बिहेवियर होता है। तो ये बेसिक है, देखो कोशिश करो समझने की। आप एक दिन में देखो अगर समझना चाहोगे समझ जाओगे, और देखो पेपर से पहले दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ भी जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक मास था, अगर हमने स्प्रिंग से कहीं किसी उसको फोर्स करके दूर भेजा तो वापस वो अपनी जगह आएगा ही, और वो वापस आएगा तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो वो वापस बार बार अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन लेने में जो ऑसिलेशन होगा उसको हमने कह दिया हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसा होता है, जो इसका एनर्जी लेवल होता है आर इक्वली स्पेस्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वीडियो को मजा आ रहा है ना, अगर तो लाइक ठोक दो, एकदम से लाइक ठोक दो।
सबसे ज्यादा लाइक आने चाहिए मेरी इस वीडियो में, तभी आएगा मजा मुझे भी। कुछ मुझे देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लाइक करो और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट निकली। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रख लो। और ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए आते हैं, इसमें सीधा आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, इसमें ना आपको फॉर्मूला लगाना ना कुछ लगाना, आप सीधा याद कर लो, ठीक है। अब देखो, जब हमने पार्टिकल इन द बॉक्स मैंने किसी लेक्चर में बताया था, मेरे को याद नहीं है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक पार्टिकल के अंदर अगर एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताओ आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। अब पता है यार कि जब हम पार्टिकल को बॉक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, वो बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, तो उसके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो उसकी बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दो क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, ये चीज याद रखना। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी होगी आउटसाइड तो आंसर होगा 16%, और अगर प्रोबेबिलिटी पूछी होगी पार्टिकल की कहां पे, इनसाइड, तो इनसाइड कितना होगा, जब आउटसाइड 16 है तो 100 - 16 84, तो इनसाइड होगी 84। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इसको याद करके जाओ, हो सकता है मैक्सिमम चांसेस क्वेश्चन के आने का। तो देखो, क्वेश्चन तो मैं सारे आपको वही करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में है, तो क्वेश्चन तो सारे आ सकते हैं, तो अब हमें अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 0 पॉइंट एनर्जी फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वल्स टू। अब 0 पॉइंट पूछा गया है तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो 0 पॉइंट यहाँ पर है, ये सबसे बेस जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर है, तो इसकी एनर्जी हमें यहाँ पर दी गई है, E इक्वल्स टू 1/2 HV, है ना। अब इसको इन्होंने कुछ नहीं करा, देखो थोड़ा सा कुछ भी नहीं। अब इसको 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 HV लिख सकते हो, बस ये बना के दे दिया इसने ऑप्शन। अब किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया, वो यहीं फंस जाएगा, यार हार्मोनिक की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ये होती है, इसके आगे अब क्या होगा। अरे यार, इससे इसको माइनस डिवाइड करोगे तो 0.5 HV आ जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी 0.5 HV, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के बिल्कुल ये मतलब HNB वाले ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि सोचते हैं बच्चे बहुत बेवकूफ है, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बन भी जाते हैं बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूं, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जो उसकी फाइनल इक्वेशन निकली थी, तो जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर निकला था वो किसके बराबर निकला था, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से निकला था, H psi इक्वल्स टू E psi, है ना। अब इन्होंने क्या करा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S psi माइनस E psi इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया ना, तो ये एक तरीके से ये भी ये और ये एक ही बात तो हुई, और यही इन्होंने इसको ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके और इसने यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा समझा पाऊं और सारे क्वेश्चन कवर कर लूं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं कोई पढ़ा नहीं है, कोई लेक्चर अभी आपके कोई कॉलेज में हुए नहीं, काफी बच्चे के पास तो बुक भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि उन सबकी हेल्प हो जाए। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ईच एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज, ठीक है। ऑप्शन ए है एन एस्टिमेटेड वैल्यू, ऑप्शन बी है अ रियल वैल्यू, और ऑप्शन सी है एन ऑब्जर्वेबल। तो देखिए, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू निकलती है, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकलती है। कैसी निकलती है, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकलती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ वेव फंक्शन साई इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ अगर ये वेलोसिटी ये है तो इस तरीके का परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में, ये वेक्टर में मेनली यूज होता है वेव फंक्शन का, जब हम वेक्टर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल के लिए, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। ऑर्थोगोनल के लिए होती है हमारी जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ फॉर अ फंक्शन साई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एन देन द नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो देखिए ये भी आसान है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन दिया है तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के इक्वल टू होती है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो जाएगी हमारा एन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एलिमेंट वॉल्यूम ऑफ डी टाउ इज। तो टाउ के अक्रॉस हमारी जो ये वॉल्यूम दे रखा है और प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी पार्टिकल, तो वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, ये होती है, पहले भी बता चुका हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए काफी सारे क्वेश्चन इसमें अभी ऐसे आएंगे जो मैं पहले ही कवर कर चुका हूं या उसी से निकल के आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते द एनर्जी लेवल ऑफ लीनियर ऑसिलेटर आर। तो अभी लीनियर ऑसिलेटर पढ़ा था, तो उसकी एनर्जी लेवल कैसी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है डीजनरेटेड, दूसरा दिया है नॉन डीजनरेटेड, थर्ड दिया गया है कॉन्टिन्यूअस और ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो देखिए डीजनरेटेड का मतलब होता है कि हर एक स्टेट में एनर्जी की सेम वैल्यू। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हर स्टेट में एनर्जी की सेम वैल्यू कैसे हो सकती है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे बन रहा था, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू निकल रही थी 1/hv, यहाँ पर क्या निकल रही थी 3/2hv। अब इस स्टेट और स्टेट में सेम कैसे हो सकती है, तो डीजनरेटेड तो होगा नहीं, तो कैसी वैल्यू होती है, हर उसमें अलग होती है। डीजनरेटेड का मतलब होता है सेम वैल्यू इन डिफरेंट स्टेट। अब डिफरेंट स्टेट में सेम वैल्यू तो हो नहीं सकती, डिफरेंट ही होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन डीजनरेटेड। मतलब सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होगी, हर स्टेट में अलग अलग होगी। एनर्जी लेवल ऑफ अ लीनियर ऑसिलेटर आर नॉन डीजनरेटेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है द वेव फंक्शन रिलेटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल इज। तो मटेरियल पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ओनली फाइनाइट, ऑप्शन बी दिया गया है ओनली कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन सी दिया गया है ओनली सिंगल वैल्यूड और ऑप्शन डी दिया गया है ए बी सी। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालना है तो उसकी 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब हर एक जगह पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर है तो बीच में कुछ एक टाइम पीरियड के लिए पार्टिकल गायब भी हो गया, पता ही नहीं उसका क्या क्वांटम नंबर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पार्टिकल है तो वो कहीं ना कहीं वेरी करेगा, वेव फंक्शन दिखाएगा। और ऑप्शन सी है ओनली सिंगल वैल्यूड, मतलब किसी भी जगह पे हम उसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो डबल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सिर्फ उसकी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों चीज वो क्या करना चाहिए, होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं द पोटेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर पोटेंशियल फंक्शन पूछा गया ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जब हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैंने आपको ग्राफ दिखाया था एनर्जी लेवल का, तो उसमें जो उसका ग्राफ था, जो उसका पोटेंशियल फंक्शन था वो कैसा था। ऑप्शन ए दिया गया है लीनियर, ऑप्शन बी दिया गया है पैराबोलिक, ऑप्शन सी दिया गया है इलेप्टिकल और ऑप्शन डी दिया गया है हाइपरबोलिक। तो मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से बन रहा था, एक बार और समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से बना था पैराबोलिक की तरह, है ना, कुछ इस तरीके से बना था। तो ये कैसा होता है, कुछ इस तरीके से बना था और ऐसे एनर्जी लेवल थे, तो दिस इज पैराबोलिक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फंक्शन इज पैराबोलिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर देखो मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें इसको ज्यादा से ज्यादा, कल आपका एग्जाम है तो सब बच्चे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड्स फॉर। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, तभी भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही होते हैं ये। ऑप्शन बी दिया गया है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रोस से थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स। ऑप्शन बी सी दिया गया है बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो जो अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है वो किन किन के बीच में होता है, दोनों के बीच में, चाहे वो फाइनाइट, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक हो। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है। अब पूछा गया है द अनसर्टेनिटी रिलेशन बताना है इन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। अब इसने ये पूछा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसका रेडियस दे रखा है आर, ये रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी से, तो इसके बीच के अनसर्टेनिटी मिनिमम, सबसे कम मिनिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मिनिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका फॉर्मूला। ऑप्शन ए देख लेते हैं, h/2π/mr,
ऑप्शन बी दिया गया है H/2mr, ऑप्शन सी दिया गया है 2HMR और ऑप्शन डी दिया गया है 0। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H/2πmr। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, आप सबको आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा गया है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, क्या वो इलेक्ट्रॉन का ही वेव नेचर बताता है। ऑप्शन बी दिया गया है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ओनली, क्या वो पार्टिकल का ही वेव नेचर बताता था। ऑप्शन सी वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, क्या रेडिएशन का वेव नेचर बताता था। तो ऑप्शन डी इज गिवन वेव नेचर ऑफ ऑल मैटर पार्टिकल, मतलब मैटर में जितने भी पार्टिकल्स है वो सबका क्या बताता था, वेव नेचर। तो देखिए डी ब्रोगली की मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसमें जो हमें वेव नेचर पता चलता था वो ऑल मैटर पार्टिकल के वेव नेचर का पता चलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने सारी वीडियो देख ली है, नोट डाउन कर ली है, तो देखिए अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करें, एक आपको राय देना चाहता हूं मैं। आप क्या करें, वीडियो को प्ले करें स्टार्टिंग से, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे आंसर बताने से पहले ही आप एक रफ शीट में आंसर लिख दें। ठीक है, उसके बाद देखते रहे कि कितने आंसर आपने सही करे और कितने मैंने बताए, उससे आपको अपना टेस्ट का पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने देखिए अब मैं तुम्हें इतनी सारी चीज समझाता हूँ क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, तो अब हर चीज तो तुम लिखते नहीं होंगे, है ना, जो चीज मैंने लिखवा दी वही लिख रहे होंगे, बट अब तुम उसको बार बार सुनोगे तो वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी और वही चीज एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगी। तो ऐसा ही करो, वीडियो खोलो, अगर आपने नोट डाउन भी कर लिया तो वीडियो जैसी प्ले होती है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर साइड में लिख लो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज इक्वल टू, है ना, अ पार्टिकल इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया गया है अ सिंगल वेव, ऑप्शन बी दिया गया है अ वेव पैकेट, ऑप्शन सी दिया गया है लाइट वेव और ऑप्शन डी दिया गया है कांट बिहेव एज अ वेव। तो देखिए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, अब जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, अब देखिए पार्टिकल ही क्या होता है, देखिए जो हम श्रोडिंगर वेव है, अब मेनली हम लाइट का, जो हमारी लाइट होती है उसकी स्टडी करते हैं। लाइट की स्टडी के लिए हम उसका एक छोटा पार्ट ले लेते हैं और उसको हम कहते हैं पार्टिकल, और पार्टिकल से पहले हम लेते हैं एक पैकेट, और वो पैकेट कैसा होता है, वेव पैकेट, और उस पैकेट के अंदर होती है एक एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी क्या होती है, वो उस पैकेट की, उस लाइट की सारी इंफॉर्मेशन लेकर चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एलिमेंट की स्टडी करनी है तो मैं पूरी एलिमेंट की नहीं करता, उसमें से एक एटम निकालता हूँ, एटम की स्टडी करता हूँ, और जैसा उसका बिहेवियर होगा तो इसका मतलब उसमें जितने भी एटम है और जो भी उसका एलिमेंट है उसका बिहेवियर भी सेम होगा। सेम तरीके से लाइट की अगर मेरे को स्टडी करनी है, उसका बिहेव कैसा है, तो मैं उसका एक छोटा पार्टिकल लूंगा जिसको हम कहेंगे वेव पैकेट, उसका और छोटा पार्टिकल ले लूंगा। ठीक है, उससे क्या करूंगा, मैं उसकी स्टडी करूंगा। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज इक्वल टू अ वेव पैकेट, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ वेव पैकेट। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी द वन विच हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी तो सेम है, मतलब स्पीड सेम है, बट और इनमें से एक ऐसा है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसको आपको मैं समझा देता हूं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। तो इसको आप यूं इस तरीके से समझे, तो देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार जब हमें किसी की वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ इक्वल्स टू 1/p, p होता है यहाँ पर मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, m इक्वल्स टू v, तो मैं यहां से लिख सकता हूं लैम्डा इक्वल्स टू 1/mv। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है और अगर मैं प्रोटॉन का मास के कंपैरिजन करूं तो प्रोटॉन का मास बड़ा होता है, कितने टाइम्स, 1836, अप्रोक्स 1836 टाइम जो प्रोटॉन का मास होता है बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत लाइट होता है, मास कम होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, जिसका मास ज्यादा होगा, है ना,
जिसका मास ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसकी क्या वेवलेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिसकी मास कम होगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कितना कम है, 1836 टाइम कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। प्रोटॉन का वेव मास ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, 1836 टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी वह क्या होगी, छोटी होगी। तो इससे तो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की। आई बात समझ में, 1/p है ना वेवलेंथ निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। उसके बाद मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ यहाँ पर हम पता लगा देंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, जिसको तो आपको बस पढ़ते सार दे देना चाहिए। ए ऑप्शन दिया गया है लेस देन पार्टिकल वेलोसिटी, ऑप्शन बी दिया गया है ग्रेटर देन पार्टिकल वेलोसिटी, ऑप्शन सी दिया गया है इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, और ऑप्शन डी दिया गया है सेम एज फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी ग्रुप वेलोसिटी अगर निकाली जाए और अगर एक इलेक्ट्रॉन की उनमें से अलग से वेलोसिटी निकाला जाए, तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, याद रख लो इसको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ मैटर वेव इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं, द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड टू। ठीक है, जो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी फ्री स्पेस में हम कैसे रिलेट करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए, फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, c² के बराबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में 28 तक कवर करे थे और आज की वीडियो में हमने 58 तक कवर करे। तो टोटल मैंने आपके 58 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। साथ में जो लास्ट ईयर की जो वीडियोस है पहले, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करे हुए हैं। तो आपके मैंने मिनिमम क्वांटम मैकेनिक्स में अराउंड 200 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आपका अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। उन वीडियोस को बार बार देखते रहें, मेरी विशेष आपके साथ है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर अभी भी नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दे, वैसे कर दिया होगा मुझे बताया आप सबने, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।